हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें लास्ट टॉपिक हमने अदिश और सदिश राशियां छोड़ी थी, वेक्टर स्केलर यूनिट्स जो हमने उसमें छोड़ी थी। और अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन। ये सभी मोशन में आ जाएंगे। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, ये सब हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दूरी विस्थापन समझेंगे, अंतर समझेंगे, चाल और वेग समझेंगे, साथ में उसका अंतर समझेंगे। ठीक, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं मोशन। तो हेडिंग हमारी ऑलरेडी डल रही है मोशन यानी गति। तो सबसे पहले हम समझेंगे दूरी। फर्स्ट क्या है हमारी? दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी यानी डिस्टेंस। और एक तरफ हम डाल लेते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और साथ के साथ इसके अंतर हम यहीं पे समझ लेंगे, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक, यहाँ हम करके यहाँ हम डाल लेते हैं विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले दूरी समझते हैं, दूरी क्या है। पहले हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक, तो किसी वस्तु के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए अपने दिमाग में, कार, बाइक, स्कूटर, आप खुद भी अपने आप को मान सकते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। यहाँ लिख लेते हैं हम, तय किए गए पथ की कुल लंबाई। कुल लंबाई, तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। इसके विपरीत विस्थापन क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा किसी वस्तु के द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या बोल रहे हैं? हम यहां पर बोल रहे हैं प्रारंभिक स्थिति तथा, तथा की जगह मैं ये लिख देती हूं, तथा अंतिम अंतिम स्थिति, ये गलत हो गया, यहाँ पर आएगा स्थिति। ठीक, अंतिम स्थितियों, प्रारंभिक स्थितियों और अंतिम स्थितियों के मध्य की, मध्य की न्यूनतम दूरी को, मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? हम विस्थापन बोलेंगे। क्या हमें समझ में आया? हमने विस्थापन में देखा किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को, यानी कम से कम दूरी होनी चाहिए। मध्य की तो कई दूरी हो सकती है, लेकिन हमें कौन सी दूरी लेनी है? जो सबसे कम हो। मध्य की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। इसके विपरीत हमने दूरी में समझा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी। अभी हो सकता है आप लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर एक। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए पर। ठीक, और ए से वो होता हुआ, ये पथ है कुछ, ये पथ है जिससे कोई व्यक्ति गया है। ए से होता हुआ वो कहाँ तक पहुंचा है? पी तक पहुंचा है। फिर कहाँ पर आया? ये बी पर आया है। तो ए से होता हुआ तय किए गए पथ की कुल लंबाई, ये पूरा पथ है। ये क्या है? हमारा पूरा पथ। तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएगी? यहाँ पर ये दूरी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? दूरी, डिस्टेंस। जबकि हमने विस्थापन में क्या समझा? विस्थापन में समझा प्रारंभिक स्थिति। वस्तु कहाँ से चली? ए से चली, तो ये हो गई इसकी प्रारंभिक स्थिति। और कहाँ रुकी? अंतिम स्थिति क्या है? बी। ये होगी इसकी अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या होगी भाई? यहाँ से ऐसे तो है नहीं, ये न्यूनतम दूरी होगी? नहीं होगी। ऐसे भी न्यूनतम दूरी होगी? न्यूनतम दूरी क्या होगी? सीधे एक रेखा खींच दीजिए,
इससे छोटी न्यूनतम दूरी हो ही नहीं सकती। तो ये क्या कहलाएगा हमारा विस्थापन। ये क्या कहलाएगा विस्थापन। अब क्योंकि ये एक अर्धवृत्त बन गया है तो विस्थापन हम निकाल सकते हैं। ये पूरी हमारी क्या होती है त्रिज्या, पूरा डायमीटर है ये, तो ये विस्थापन हो गया हमारा 2r और ये इसकी क्या एक परिधि है तो ये हो गई पाई आर। ठीक, दूरी क्या होगी हमारी पाई आर। इसके थ्रू आप समझ गए होंगे आई होप। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, ये इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु कहाँ से चल रही है ए से, ए से चलती हुई वो कहाँ गई बी पर पहुंची। अब बी से चलती हुई ये वस्तु कहाँ पहुंची सी पर पहुंची, सी से होते हुए डी पर पहुंची और डी से होते हुए अंत में ए पर पहुंची। तो यहां तक डिस्टेंस है इसकी ए और ए। अब इसकी दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसकी हम दूरी निकालेंगे ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो क्या हो गई ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी आ गई 4a। ठीक, अब इसका विस्थापन कैसे निकालेंगे। विस्थापन में हमने सुना है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी। अब इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो विस्थापन के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो विस्थापन शून्य हो गया। यहां से एक बात हमें समझ में आई, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी, दूरी शून्य नहीं होगी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिससे हमें एक बात और समझ में आएगी कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ एक इस तरह एक लंबा लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं 0, यहाँ 50, यहाँ हमारे प्लस के 50 हैं, ये हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 150 और ये हो गया हमारा 200। ठीक, इस तरफ माइनस में लिख लेते हैं, माइनस के 50, माइनस के 100, माइनस के 150 और यहाँ ये माइनस के 200। कोई वस्तु P बिंदु से अपने किस ओर चल रही है, ये हमारा लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट मान लीजिए। तो कोई वस्तु P बिंदु से लेफ्ट ओर चल रही है, राइट ओर मानेंगे हम इसे, राइट ही मानेंगे वैसे, राइट की तरफ चल रही है। ठीक, राइट की तरफ चल रही है तो पहले 100 चली। ठीक, कहाँ तक पहुंची ये Q तक पहुंची, Q से पहुंचकर फिर ये आगे कहाँ पहुंची R तक गई, Q से पहुंचकर फिर कहाँ गई ये R तक गई। तो हमारी दूरी क्या होगी यहाँ पर 200, लेकिन R से होते हुए तो 200 से कितना आया सीधे 150 तक। 200 मीटर यहाँ तक चलने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये वापस कहाँ 150 मीटर 500 मीटर वापस पीछे जाता है, 500 मीटर पीछे जाता है। तो देखिए पी क्यू और क्यू आर प्लस कितने हो गए हमारे 200 हो गए। अब 500 मीटर पीछे जाने पर यानी कितना हो गया प्लस 500 कर दीजिए, ये हो गई हमारी डिस्टेंस 700 मीटर। इसी जगह हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारी, ये हम क्या लेते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा कौन सा था, प्रारंभिक बिंदु हमारा यहाँ से चली थी वस्तु और अंतिम बिंदु क्या है हमारा ये। तो ये कितनी हो गई माइनस के 150 हो गई सीधे सीधे, माइनस के 150। तो अब आपको इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो विस्थापन है वो माइनस में भी हो सकता है, शून्य हम यहाँ देख चुके हैं। और यानी एक पॉइंट यहाँ पर जब हम अंतर समझेंगे, अंतर में आएगा कि विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी क्या होगी धनात्मक होगी और ना तो शून्य होगी ना ऋणात्मक होगी। तो ये हमने एग्जाम्पल की तरह समझ लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके कुछ अंतर और समझ लेते हैं।
जैसा कि एक तो अंतर हम डेफिनेशन के थ्रू ही बता देंगे कि भाई तय की गई पथ की कुल लंबाई को हम दूरी बोलेंगे, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के अंतिम स्थितियों के मध्य की जो अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम विस्थापन बोलेंगे। एक हमने समझ लिया कि विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा सदैव कैसी रहेगी, ये हमेशा धनात्मक रहेगी, ना तो शून्य रहेगी और ना ही ऋणात्मक रहेगी। तो ये दो अंतर हमने समझ लिए हैं। और अंतर क्या होगा, विस्थापन जो है दूरी जो है हमारी, ये कैसी राशि है, वो हमारी कैसी है, एक अदिश राशि है, यानी कहीं से भी चलिएगा दूरी वही आएगी, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन में सदिश राशि है। लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विस्थापन है वो कैसी है, ये सदिश राशि है। समझ चुके हैं कि ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या होगा, शून्य भी हो सकता है, लेकिन ये ना तो ये ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक होगी, शून्य भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ तो चलोगे तभी तो दूरी कहलाएगी। अब वही क्या कहलाएगा भाई, जब कुछ भी चलोगे तभी दूरी होगी। ठीक, तो आई होप दूरी और विस्थापन में अंतर तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पहले मैं इसे मिटाती हूँ। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डाल लेते हैं चाल और वेग। ठीक है, तो पहले हम चाल समझेंगे, क्योंकि थोड़े बड़े टॉपिक हैं ये, तो हम यहाँ पर लाइन खींच के अभी एक साथ अंतर नहीं समझ रहे, इनमें बाद में अंतर समझेंगे। तो चाल डाल लेते हैं, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक, तो स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसकी क्या बना लेंगे, उसके हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में लिख लेते हैं, दूरी बटे समय। देखिए, तो अब हमें डेफिनेशन में क्या मानना है, समय को हम प्रति एकांक मानेंगे, यानी एक सेकंड मानेंगे, प्रति एकांक मानेंगे, यानी एक सेकंड, प्रति एकांक का मतलब क्या होता है, एक सेकंड। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रति एकांक। ये आपको फॉर्मूले में नहीं लिखना है, केवल डेफिनेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि किस तरह से इसकी डेफिनेशन हमें देनी है। तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट ही लेंगे, कोई वस्तु ही तय करेगी दूरी या चाल, है ना। तो किसी वस्तु के द्वारा प्रत्येकांक समय में, प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। तो हमने बोला वस्तु के द्वारा प्रत्येकांक समय में, प्रत्येकांक समय में, प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी, चाल कहलाएगी। अब देखिए, अब इसकी विमा भी जान लेते हैं। ठीक, ये भी जान लेते हैं कैसी राशि है, सदिश और अदिश। हम ये साथ के साथ अब चलते चलेंगे कि सदिश राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि अब तो आपको याद करना ही है ये सदिश है, अदिश है। अब ऐसा नहीं है कि हम इससे भी आगे पढ़ लेंगे, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेसन में जब मैंने मात्रक और मापन समझाया, तो मैंने बोला था कि हम आगे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अगर अभी आपको एक साथ याद नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अब याद नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होने वाला। तो अब हमें याद करते करते साथ में चलना है और समझते हुए चलना है। तो देखिए, स्पीड इजिकल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की क्या है, हमारी दूरी की क्या है विमा, दूरी यानी लेंथ, तो एल, समय यानी टी, क्योंकि विमा कभी भी नीचे नहीं रखनी है, इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो ये क्या बनेगी, एल टी की पावर, यहाँ पे इसकी एक घात है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की एक घात, तो एल टी की पावर -1, इसकी क्या हो गई, विमा हो गई है। इसका मात्रक भी देख लेते हैं, यानी दूरी को हम मीटर में नापते हैं तो सेकंड, तो ये होगी इसकी विमा। मात्रक देख लेते हैं इसका, दूरी का मात्रक है मीटर। ठीक,
इसका है सेकंड, तो यहाँ लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। और चाल कैसी राशि है, अदिश है सदिश है, ये भी हमें जानना है। तो चाल हमारी जो है वो अदिश है। कैसी है, अदिश। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। तो ये क्या हो गई, हमारी पूरी स्पीड हो चुकी है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, फिर मैं स्पीड के जो प्रकार हैं वो बताऊंगी चाल के। ठीक, तो पहला हमने चाल के बारे में समझा कि प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। इस फॉर्मूले से आप इस डेफिनेशन को दे सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इतना तो है कि शायद आपको फॉर्मूला याद होगा, इतना मुझे भरोसा है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी प्रति एकांक समय को मान लेंगे। अब डेफिनेशन दे देंगे, वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाएगी। उसके बाद विमान निकाली, LT-1 निकली और मात्रक मीटर प्रति सेकंड निकला। और राशि कैसी है, अदिश राशि है। अब इसे मिटाकर जरा इसके प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार की जो हमारी चाल होती है उसको और समझ लेते हैं। पहले मैं इसे मिटा देती हूँ। तो चाल हमारी कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो पहली है हमारी हमारी एक समान चाल। एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड है हमारी असमान चाल। असमान चाल या परिवर्ती, क्या बोल सकते हैं, परिवर्ती भी बोल सकते हैं समान के साथ साथ। कहीं कहीं आपको परिवर्ती भी दिखाई देगा, परिवर्ती चाल। और थर्ड जो होगी वो होगी हमारी औसत चाल, एवरेज है ना, औसत चाल। 1 बाय 1 करके तीनों को समझ लेते हैं। पहले है हमारी एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, एक समान, नाम से थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होगा। तो जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में, यानी समान समय अंतराल, यहां लिख लेते हैं हम, समय कैसा है, समान, समान समय अंतराल। तो कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। दूरी भी कैसी करती है तय, समान दूरी। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। अब देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई वस्तु, एक कार है, वो 3 घंटे में, 3 आवर्स में कितना चलती है, 75 किलोमीटर प्रति आवर चलती है। ठीक, 75 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसमें यूनिफॉर्म चाल में क्या होगा, यानी अब ये 1 घंटे में 25 चल रही है, तो अगले 1 घंटे में भी कितने चलेगी, 25 चलेगी। और उससे अगले 1 घंटे में भी कितना चलेगी, 25 चलेगी। ठीक, तो कोई वस्तु 1 घंटे में 25 किलोमीटर प्रति आवर चलेगी, दूसरे अगले 1 घंटे में भी, और फिर उससे अगले 1 घंटे में भी। ये यूनिफॉर्म चाल का मतलब है, यानी समान समय अंतराल। मान लीजिए 1 घंटे में इसने यहाँ 25 किलोमीटर समान दूरी तय करी। प्रारंभ के 1 घंटे में इसने 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चली। कितनी चली, 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चली। तो अगले 1 घंटे में भी ये 25 किलोमीटर प्रति आवर से चलेगी, और उससे अगले 1 घंटे में भी 25 किलोमीटर प्रति आवर से चलेगी। तो क्या ये डेली लाइफ में पॉसिबल है कि आप समान, यानी यूनिफॉर्म एक समान चाल से चल सकते हैं? मुझे नहीं लगता, या आपको भी नहीं लगता होगा। एक समान चाल से हम नहीं चल सकते, क्योंकि भाई हम रोड पे जाएंगे, ट्रैफिक मिलेगा, वहां रुकेंगे, फिर उससे आगे चलेंगे, कहीं खाली रोड मिलेगी तो तेज चलाएंगे, स्पीड ज्यादा करेंगे, कहीं कम रोड मिलेगी तो कम स्पीड करेंगे। तो व्यवहार काल में ये क्या है, संभव नहीं है। एक समान चाल इतनी संभव नहीं है, क्योंकि भाई समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है
लेकिन हाँ, हो सकता है अंतरिक्ष वगैरह में जो हम अपने विमान वगैरह बाहर भेजते हैं मंगलयान वगैरह में, मंगल ग्रह वगैरह पे, तो ये चीज वहां पर लागू हो सकती है ना। सोचिए, क्योंकि वहां पर तो कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ है नहीं भाई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं असमान चाल या परिवर्ती चाल। असमान चाल या परिवर्ती चाल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, समान समय अंतराल। देखिए समय तो समान ही रहेगा, क्योंकि 1 घंटे फिर अगले 1 घंटे फिर अगले 1 घंटे, लेकिन दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, असमान हो जाएगी। तो लिख लेते हैं समान समय अंतराल, समान समय अंतराल, और दूरी कैसी रहेगी, असमान, असमान दूरी, जैसा कि हम व्यवहार में करते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी असमान चाल होती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान चाल या परिवर्ती चाल बोलेंगे। अब इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, 3 घंटे में कोई वस्तु, कोई कार, ऐसा समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 घंटे में तो ये दूरी तय करती है 25 किलोमीटर प्रति आवर। उससे अगले 1 घंटे में ये तय करती है 30 किलोमीटर प्रति आवर, और उससे अगले 1 घंटे में ये तय करती है 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड चेंज हो जाएगी। सॉरी, ये दूरी है ना, दूरी है ये यहाँ पर। तो इसने 1 घंटे में यहाँ पर 25 किलोमीटर चली, और उससे यहाँ पर अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर चली, और उससे अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली। यानी यहाँ पर चाल क्या है, यहाँ पर चाल में अंतर है, तभी तो यहाँ कम, यहाँ से ज्यादा, यहाँ थोड़ी और उससे ज्यादा। तो ये क्या है, असमान चाल कहलाएगी। फिर औसत चाल क्या होगी, देखिए व्यवहार काल में हम औसत चाल ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं एक आप पॉइंट से चले, और नेक्स्ट अपने जहां पॉइंट से चले हैं आप, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, तो आप कैसी चाल देखते हैं, तो आप औसत चाल देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं उस डिस्टेंस से, यानी मैं यहाँ से वहां तक मैं इतने इतने की डिस्टेंस तय करी, या इतने किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चला, फिर उससे अगले इसमें मैं इतने किलोमीटर की चाल से चला, फिर उससे अगले में मैं इतने किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चला, तब मैं यहाँ पहुंचाऊं, नहीं। हम औसत चाल बताते हैं। औसत चाल का मतलब क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। देखिए कैसे, कुल तय की गई दूरी, जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं असमान चाल की, क्योंकि ज्यादातर तो व्यवहार काल में यही होता है असमान वाला। तो कुल तय की गई दूरी, यहाँ 25, 30, 50 तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक। 25 प्लस कितना है, 30 है, प्लस कितना है, 50। घंटे भी देख लेते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो कितने हो गए टोटल, 3 घंटे हो गए। अब क्या कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 5, 5 और 3 8, 9 10, ये हो गए 10, ये हो गए हमारे 3, ठीक। इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी ये हो गया किलोमीटर प्रति आवर। 35 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से हम चले। औसत, औसत लिया है ना हमने। हम एक साथ ऐसा नहीं बोलते, कभी भी हम ये नहीं बोलते, जब कोई भी हम डिस्टेंस तय करते हैं, क्या हम ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं उस इतनी इतनी जगह तक मैं इतनी चाल से चला, उसकी अगली जगह तक मैं इतनी चाल से चला, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, हम औसत चाल बोलते हैं कि भाई कुल दूरी को प्लस कर लो, और कुल जितना भी समय लगाओ, क्या कितना भी समय लगाओ, कहीं ज्यादा कहीं कम समय लगाओ, तो कुल दूरी को प्लस करो और कुल समय को प्लस करो, और औसत चाल निकाल दो। यानी औसत चाल हमारी 35 किलोमीटर प्रति आवर रही है। इससे ना तो कम रही, इससे ना तो कम रही होगी, इससे ना ज्यादा रही होगी। मतलब ज्यादा रही है इससे थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत कम रही है, ये हमारी औसत निकल के आई है। तो व्यवहार काल में हम किसका उपयोग करते हैं, व्यवहार काल में हम औसत चाल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये जो आपको तीनों के टाइप है, समझ में आए होंगे। इसमें कोई मुझे लग नहीं रहा कि कोई हार्ड जैसी कोई कठिन वो है, कठिन है कोई टॉपिक, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है।
अब इसके बाद चाल के बाद हम एक और समझ लेते हैं। चाल, जैसे हमने दूरी और विस्थापन समझा, इसी तरह चाल और वेग। ठीक, तो मैं इसे मिटाती हूँ अभी और फिर वेग डालूंगी, वेग को समझ। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेग, तो हम डाल लेते हैं वेग। वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है हमारा? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय समयांतराल। ठीक, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी? इसकी डेफिनेशन थोड़ा दूरी से अलग लिखेंगे, वो इसी फॉर्मूले से जाएगी, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसमें क्या बोलेंगे हम, सबसे पहले गतिमान वस्तु लेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। यहाँ पर हम गतिमान वस्तु लेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी गतिमान वस्तु की, किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन की दर को, समय के साथ विस्थापन 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 के परिवर्तन परिवर्तन की दर को, की दर को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। ठीक, यानी वस्तु कैसी है हमारी यहाँ पर? गतिमान है। गतिमान वस्तु की समय के साथ हो गया, और विस्थापन, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को, जब विस्थापन आगे या पीछे होगा तो क्या होगा? उसमें परिवर्तन होगा, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। जैसा हमने दूरी समझा, चाल समझा, सॉरी, चाल में क्या थे? 3 प्रकार थे, सेम इसी में भी यही तरह प्रकार होंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे फर्स्ट नंबर एक समान वेग, एक समान वेग। दूसरा हो जाएगा हमारा असमान वेग, असमान या परिवर्ती, परिवर्ती वेग। और इन्हीं के अंदर हमारे 2 आ जाएंगे। एक आ जाएगा हमारा औसत वेग, हम उसमें अलग लिखते थे चाल में, औसत वेग। और इसी के अंदर आ जाएगा हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक यहाँ पर थोड़ा अलग है ना? तात्क्षणिक थोड़ा यहाँ पे आपने पहली बार सुना होगा। देखिए, तो एक समान वेग, जैसा हमने पहले एक समान चाल पढ़ी वैसा ही है। क्या डेफिनेशन होगी? यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित हो तो एक समान वेग हो जाएगा। और असमान या परिवर्ती में क्या होगा? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असमान। औसत वेग का फॉर्मूला आप लिख लेंगे, है ना? जैसे हमने औसत चाल का लिखा, औसत वेग बराबर क्या होगा? औसत वेग बराबर होगा हमारा कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय। समझ गए होंगे, जैसे कि पहले हमने चाल में समझा, मैं तात्क्षणिक यहाँ पर समझा देती हूँ, ये एक नया है। तात्क्षणिक का मतलब ये है, जैसे हम, तात्क्षणिक का मतलब है किसी क्षण, यानी मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, चलती चलती चलती, ठीक, वेग कोई वस्तु चल रही है, समान रूप से असमान रूप से विस्थापित हो रही है। क्या डेफिनेशन होगी? जब कोई, क्योंकि असमान में आ रही है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है तो किसी क्षण उसे देखने पर, मान लीजिए कोई चल रही है और मैं किसी क्षण उसे देखा, तो किसी क्षण उसे देखने पर मैंने उसे नोट कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग होगा। जैसे आप कोई देखते हैं चलते समय, मान लीजिए कोई कार चल रही है, कार चलते चलते समय आप क्या करेंगे? कार नहीं, हम लेंगे एरोप्लेन, क्योंकि भाई विस्थापन तो एरोप्लेन करता है। तो हमने, मान लीजिए किसी क्षण एरोप्लेन को आपने देखा, तो उसकी जो वेग होगा उसका, उसी को हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक वेग। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वेग और चाल के अंतर भी बताऊंगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट भी किया करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब करिए मत